जय हिंद बच्चों, वेक्टर के इस नए सीरीज में आज हम एक नया वीडियो लेकर आए हैं जिनमें हम ये देखते हैं कि दो सदिश को घटाते कैसे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम ये सीखे थे कि दो सदिश को जोड़ते कैसे हैं, तो अब हम इसमें सीखेंगे कि दो सदिश को घटाते कैसे हैं। अच्छा, यदि हम दो सदिश को, इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं दो सदिश को जोड़ने के लिए हम किस प्रकार फार्मूला निकाले थे। यदि एक सदिश ये है वेक्टर ये और एक सदिश ये है वेक्टर बी, एक सदिश ये है वेक्टर ये एक सदिश ये है वेक्टर ए और एक सदिश ये है वेक्टर बी। इनके बीच कोण कितना है? थीटा। इसका परिमाण ए है और इसका परिमाण बी है। इन्हें जोड़ने के लिए, यदि हम इन्हें जोड़ना है तो जोड़ने के लिए हम एक तीसरा सदिश खींचते थे और तीसरे सदिश का परिमाण और दिशा ही इन दोनों सदिश का योग कहलाता था। उसका परिमाण निकालने का सूत्र ये था, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और दिशा निकालने का सूत्र ये था, tan अल्फा बराबर ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा। यदि दो सदिश को जोड़ना है तो दोनों सदिश को जोड़ने के लिए हम एक तीसरा सदिश खींचते थे। तीसरा सदिश का परिमाण और दिशा ही इन दोनों सदिश का योग कहलाता था। तो ये तीसरे सदिश का परिमाण था और ये इसकी दिशा था। अब यदि हमें ये क्या था, दो सदिश का योग, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का योग, यदि हमें दो सदिश का योग करना है तो ये वाला, इस वाले फार्मूला का हम उपयोग करते थे। यदि हमें दो सदिश को घटाना है, यदि हमें दो सदिश को घटाना है, मान लीजिए हमें करना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। हमें क्या करना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी। इसे आराम से लिख सकते हैं। तो ये वेक्टर बी है जिसका परिमाण बी है। यदि हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। यदि हम इसे ऐसे लिख दें, ये कहलाएगा माइनस वेक्टर बी और परिमाण इसका स्मॉल बी ही होगा। हम क्या किए हैं? सिर्फ इस सदिश को पलट दिए हैं। इस सदिश को क्या किए हैं? पलट दिए हैं। हम इस सदिश को क्या किए हैं? सिर्फ पलट दिए हैं। ये है माइनस वेक्टर बी और ये है वेक्टर ए। अब इन दोनों का योग हमारा निकाल सकते हैं। इनका परिणामी क्या होगा? बीच से जाएगा ऐसे। ये समांतर चतुर्भुज बन गया। ये वेक्टर ए है जिसका परिमाण ए है और ये माइनस वेक्टर बी है जिसका परिमाण स्मॉल बी है। यदि हम इन्हें मिलाएं तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन गया। यह एक क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया। अच्छा, ये कोण थीटा है तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा। अच्छा, हमें कुछ नहीं करना है, ये परिणामी वेक्टर आर है। अच्छा, इसके पहले हम यदि अब इसके पहले जैसे हम दो सदिश को जोड़ रहे थे, दूसरे सदिश को जोड़ने के लिए हम तीसरा सदिश खींचते थे। तीसरे सदिश का परिमाण और दिशा उन दोनों सदिश का योग कहलाता था। उसी प्रकार से हम ये वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को जोड़ने के लिए हम एक तीसरा सदिश वेक्टर आर खींचे हैं। अब ये वेक्टर आर का परिमाण ही इन दोनों सदिश का योग कहलाएगा, परिमाण और दिशा। इसका परिमाण हम आर ले लेते हैं, तो आर इक्वल टू, अच्छा इसी फार्मूले में फार्मूला यही होगा, इसी फार्मूले में हम थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा लिखेंगे बस। आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों बीच कोण कितना है? वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच कोण कितना है? 180 माइनस थीटा। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस 2ab कॉस थीटा। ये है दो सदिश को घटाने का सूत्र। यदि हमें दो सदिश को घटाना है तो दो सदिश को घटाने के लिए हम एक तीसरा सदिश खींचेंगे
और यही तीसरे सदिश का परिमाण और दिशा निकालने के लिए इसके पहले हमें दिशा का सूत्र पता था, tan अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू जहां जहां पे थीटा है वहां पे 180 माइनस थीटा लिखेंगे, ए साइन 180 माइनस थीटा बटे बी प्लस ए कॉस 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा बटे बी माइनस कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, बी माइनस ए कॉस थीटा। ये इसका डायरेक्शन हो गया। दो सदिश को जोड़ने के लिए जो तीसरा सदिश ये परिणामी आर खींचा है, ये इसका परिमाण हो गया और ये इसकी दिशा होगी। अच्छा, एक चीज इसमें ये ध्यान रहे कि जब हम दो सदिश को घटाएंगे तो उसमें जो कोण होगा एक्चुअल कोण का मान ही है थीटा। जो दो सदिशों के बीच एक्चुअल कोण होगा वही मान रखा जाएगा थीटा। दो सदिश का एक्चुअल मान कितना है, थीटा। तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे, थीटा रखेंगे। जो दो सदिशों के बीच एक्चुअल मान होगा वही थीटा रखेंगे। तो यदि हमें दो सदिश को घटाना है तो उसके लिए जो परिणामी का सूत्र होगा आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, ये परिणामिक सूत्र होगा। और दिशा के लिए हम बताए थे, दिशा के लिए tan अल्फा बराबर, अच्छा जब हम जोड़ते थे तो ये सूत्र था ये साइन थीटा बटे बी प्लस ए कॉस थीटा। जब घटाएंगे थीटा की जगह पे 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ए साइन 180 माइनस थीटा बटे बी प्लस ए कॉस 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा इक्वल टू ए साइन थीटा, क्योंकि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होगा, और ए कॉस 180 माइनस थीटा होगा माइनस कॉस थीटा। ये होगा बी माइनस ए कॉस थीटा। यदि हमें दो सदिश को घटाना है तो उसके परिमाण का सूत्र ये होगा और दिशा का ये होगा। अच्छा, दो सदिशों को कैसे घटाते हैं तो उसका फार्मूला हम पढ़ चुके हैं। अब उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, एक कण 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब दिशा में गतिमान है। पूरब दिशा में गतिमान है। कण अपने वेग की दिशा को 20 सेकंड में बदलकर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में गतिमान हो जाता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। अच्छा, जब हमें बोर्ड में किसी का डायरेक्शन दिखाना हो तो बोर्ड में हम डायरेक्शन को, दिशा को इस प्रकार दिखाते हैं। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। इसे हिंदी में पूरब कहते हैं, इसे उत्तर कहते हैं, इसे पश्चिम कहते हैं और इसे दक्षिण कहते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, तो क्वेश्चन बोला है एक कण 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से पूरब दिशा में गतिमान है। तो कण पहले 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किधर गतिमान है, पूरब दिशा में। ये इसका प्रारंभिक वेग v1 है। कण अपने वेग की दिशा को 20 सेकंड में बदलकर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्तर दिशा में गतिमान हो जाता है। ये 20 सेकंड बाद कण, ये पूरब दिशा है और ये उत्तर दिशा है। फिर कण 20 सेकंड बाद अपनी दिशा को बदलकर उसी वेग से, ये v2 है, 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, v2 इक्वल टू 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से या उत्तर दिशा में गतिमान हो जाता है। तो हमें क्या निकालना है, त्वरण। अच्छा, त्वरण का जो सूत्र होता है a बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय।
त्वरण का जो सूत्र होता है क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे त्वरण का जो सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। तो त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन, परिवर्तन कैसे निकालते हैं, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो v2 माइनस v1 बटे क्या है t। तो ए बराबर, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं v2 प्लस माइनस वेक्टर v1, v2 प्लस माइनस वेक्टर v1। तो ये वेक्टर v1 है, यदि हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें तो ये वेक्टर माइनस v1 हो जाएगा। ये क्या होगा, माइनस वेक्टर v1। परिमाण इसका इतना ही रहेगा 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, परिमाण नहीं बदलेगा, डायरेक्शन सिर्फ बदलेगा बस। परिमाण 10 है तो 10 ही रहेगा। अब हम इसे इसका योग निकालना है, और इन दोनों के बीच यदि कोण देखें तो इन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच कोण कितना है, 90 डिग्री। तो हम इसमें आराम से फार्मूला लगा सकते हैं। सूत्र क्या था, अच्छा ये वेक्टर v2 प्लस माइनस वेक्टर v1 अपान क्या है, t अपान t। अब हम पहले वेक्टर v2 प्लस माइनस वेक्टर v1 निकालेंगे, उसके बाद t से भाग करके एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो वेक्टर v2 प्लस माइनस वेक्टर v1 निकालने के लिए हम इसका सूत्र पढ़ चुके हैं। r बराबर होता है, सूत्र r बराबर होता है, यहां पे निकाल लेते हैं, r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो r बराबर अंडर रूट, अच्छा दोनों का परिमाण समान है, तो 10 का वर्ग प्लस 10 का वर्ग माइनस 2 गुणे 10 गुणे 10, और cos कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो r बराबर अंडर रूट 10 दाम में 100, 100 माइनस क्या होगा, 0। तो r का मान आएगा, तो r का मान आएगा अंडर रूट 200, और 200 का यदि हम वर्गमूल निकालें तो 10 रूट क्या होगा, 2, जिसका जो परिमाण आएगा 10 रूट 2। और डायरेक्शन क्या होगा, यदि दो वेक्टर परिमाण में बराबर हो और 90 डिग्री हो तो इनका परिणामी कहां से जाएगा, इनका परिणामी 20 से जाएगा, ये होगा। तो परिणामी का कोण कितना डिग्री होगा, वेक्टर या तो v2 के साथ देखें तब भी 45 डिग्री होगा, या तो v1 के साथ देखें तब भी 45 डिग्री होगा। तो कोण 45 डिग्री और परिमाण कितना होगा, 10 रूट 2। अच्छा, यदि हम इसका मान यहां रखें तो a बराबर, त्वरण हम निकाल लेते हैं, त्वरण a बराबर v2 प्लस माइनस v1 अपान क्या है, t। a बराबर, इसका मान है 10 रूट 2, और समय कितना था, समय था 20 सेकेंड। भाग देंगे तो 10 दूना 20, रूट 2 अपान क्या होगा, 2। अच्छा, 2 को हम रूट 2 गुणे रूट 2 लिख सकते हैं, तो 1 अपान क्या आएगा, रूट 2। ये इसका क्या है, त्वरण मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायरेक्शन वही होगा जो वेग का डायरेक्शन है। वेग का डायरेक्शन कितना है, v2 वेक्टर से 45 डिग्री, v2 वेक्टर से कितना है, 45 डिग्री। या हम इसे भी ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इसके परिणामी का जो दिशा है 45 अंश है उत्तर से किधर तरफ, ये क्या है, उत्तर से पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम है। तो परिणामी का जो वेक्टर v2 के साथ कोण है वो कितना है, 45 डिग्री, उत्तर से किधर, पश्चिम की तरफ। तो हम परिमाण भी निकाल लिए और दिशा भी निकाल लिए। अब हम एक दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा, इसमें एक दूसरा क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी कार से 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकंड से उत्तर दिशा में चल रहा है। अचानक वह 90 अंश सीधे मुड़ जाता है। अगर उसकी चाल 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकंड ही हो तो उसके वेग में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो उसके वेग में परिवर्तन कितना होगा। अच्छा, वेग सदिश राशि है, हम ये जानते हैं, यदि परिमाण बदले तब भी वेग बदल जाता है, और ये दिशा बदले तब भी वेग बदल जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें वह दिशा को चेंज कर रहा है, इसलिए वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, और उसी की हमें गणना करनी है। तो हम देख लेते हैं, एक व्यक्ति अपनी कार से 10 रूट 2 मीटर प्रति सेकंड से
उत्तर दिशा में चल रहा है। यदि अच्छा डायरेक्शन हमें पता है, कैसे देखते हैं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ईस्ट को हिंदी में पूरब कहते हैं और ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये दक्षिण है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो एक व्यक्ति अपनी कार से 10√2 मीटर प्रति सेकेंड से उत्तर दिशा में चल रहा है। ये है वेक्टर v1 जिसका मान है 10√2 और ये सीधे मुड़कर इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो v2 है, यहाँ पे वेक्टर v2 है 10√2 मीटर प्रति सेकेंड। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है v2 प्लस माइनस v1। तो हमें इसे माइनस में बदलने के लिए इस वेक्टर को हमें पलटना पड़ेगा। ये वेक्टर है माइनस वेक्टर v1, परिमाण इसका उतना ही रहेगा 10√2। अब इनका हम परिणामी निकाल लेते हैं। परिणामी का सूत्र है r बराबर √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। तो r बराबर √a का मान है 10√2 का होल स्क्वायर प्लस 10√2 का होल स्क्वायर, दोनों का परिमाण बराबर है, माइनस 2 गुणे 10√2 गुणे 10√2 और cos कितना है 90 डिग्री, क्योंकि इन दोनों के बीच कोण कितना डिग्री है 90 डिग्री। ये सब तो जीरो हो जाएगा, ये सब जीरो हो जाएगा। सीधा r का मान जो होगा, r का मान होगा r इक्वल टू, इसका हम वर्ग करेंगे तो 100 गुणे 2 प्लस 100 गुणे 2, इसका मान आएगा, इसका मान होगा 200 और प्लस 200, तो इसका मान होगा कितना 400। यदि 400 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 20, 20 दिशा में कितना होगा 400। बीस दिशा में कितना होगा, 20 दिशा में होगा 400। तो r का जो परिमाण इसका आ गया कितना आ गया 20। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा भी आ गया कितना 20 मीटर प्रति सेकेंड। सॉरी यहां पे कट रहा है, तो हमें निकालना था डेल्टा v2 प्लस माइनस v1 निकालना था, और हम इसका मान निकाल चुके हैं। कितना आया है r बराबर कितना आया है 20। तो इसका परिमाण 20 आया है और डायरेक्शन इसका क्या होगा, यदि दो सदिश परिमाण में बराबर हो तो इनका परिणामी कहां से जाएगा, इनका परिणामी 20 से जाएगा 45 डिग्री। तो इसमें जो वेग में परिवर्तन होगा, वेग में परिवर्तन एक नया सदिश है डेल्टा v इक्वल टू v2 प्लस माइनस v1। तो v2 प्लस माइनस v1 का हम परिमाण निकाल चुके हैं और दिशा क्या होगा 45 डिग्री। तो दो सदिश को कैसे घटाते हैं हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि सदिशों का घटक कैसे लिया जाता है। सदिशों का घटक, सदिशों का घटक, सदिशों का घटक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, सदिशों का घटक। अच्छा घटक मतलब होता है टूटना, और सदिश राशि उस राशि को कहते हैं जिसमें परिमाण और दिशा होता है। तो सदिश राशि जिसमें परिमाण और दिशा होता है ये अपने घटक में टूट जाते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे ये एक छोटी सी कार है और इस पर एक व्यक्ति बल लगा रहा है F न्यूटन का। एक कार है, इस पे एक व्यक्ति बल लगा रहा है F न्यूटन से। यदि सरफेस से देखा जाए तो सरफेस से ये कितने कोण पे लगा रहा है थीटा कोण पे। तो ये कार सीधी नहीं जाएगा, इस कार में दो प्रकार के बल लगेंगे। यदि हम एक ये गाड़ी है, इस पे एक कोई व्यक्ति है जो फोर्स लगा रहा है
और कितने कोण पे फोर्स लगा रहा है, थीटा कोण पे। तो इसमें कुछ इस कार में या इस गाड़ी में कुछ इस प्रकार से फोर्स लगेंगे। इसमें बल इस प्रकार से लगेगा। तो एक बल ये है जो कार को या गाड़ी को आगे बढ़ा रहा है, और एक बल ये है जो कार को ऊपर उठा रहा है। तो व्यक्ति एक जगह बल लगा रहा है, व्यक्ति इस स्थान पे बल लगा रहा है, लेकिन बल लग कहाँ रहा है, एक तो यहां लग रहा है और एक यहां लग रहा है। अच्छा, ये जो बल है ये सदिश राशि है, और सदिश राशि का इस प्रकार से टूटना ही क्या कहलाता है, घटक, सदिशों का घटक। बल क्या है, सदिश राशि है, और ये दो घटकों में टूट गया, एक घटक ये, एक घटक ये। अच्छा, इस घटक को कहते हैं क्षैतिज घटक, इस घटक को क्षैतिज घटक कहते हैं, और इस घटक को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। इस घटक को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। अब इस बल का कोई महत्व नहीं है, यही वह बल है जो दो घटकों में टूट गया है, क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक। तो यदि कोई सदिश, इसमें यह ध्यान रखना अति आवश्यक है, यदि कोई सदिश थीटा कोण पर कार्य कर रहा है, ये कितना कोण है, थीटा कोण। यदि कोई सदिश थीटा कोण पर कार्य कर रहा है तो वो मुख्यतः दो घटकों में टूट जाता है, एक क्षैतिज घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब हमें ये निकालना है कि क्षैतिज घटक का मान कितना होगा और ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना होगा। तो इस प्रकार हम सदिशों का घटक कर सकते हैं। और ये चीज ये ध्यान रखना है कि जो भी सदिश राशि है जिसका घटक होता है, वो घटक एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब हम ये निकाल लेते हैं कि क्षैतिज घटक का मान कितना होगा और ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना होगा यदि कोई सदिश थीटा कोण पर कार्य कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक बल काम कर रहा है F, इसका परिमाण है F, इस वस्तु पर बल लग रहा है F और इसका परिमाण कितना है, कैपिटल F। सरफेस ये कितना कोण बना रहा है, सरफेस ये थीटा कोण बना रहा है। ये दो घटक में टूट जाएगा, एक घटक इसका ये होगा और एक घटक इसका ये होगा। इस घटक को क्षैतिज घटक कहते हैं, इस घटक को क्षैतिज घटक कहते हैं, और इस घटक को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। इस घटक को ऊर्ध्वाधर घटक कहते हैं। यदि हम इसे इस प्रकार से मिलाएं तो यह एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ये वेक्टर आय F है जिसका परिमाण कितना है F, ये कोण थीटा है और ये कोण है 90 डिग्री। हमें ये निकालना है क्षैतिज घटक का मान कितना होगा और ऊर्ध्वाधर घटक का मान कितना होगा। इसे मानते हैं O, ये है A, ये है B और ये है C। तो त्रिभुज BOC में, BOC, B ये है, वो ये है C, BOC में साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कोण के सामने भुजा लंब, 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण। तो लंब कितना है BC और कर्ण कितना है OB, और OB का मान कितना है F। तो यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो BC इक्वल टू आएगा F साइन थीटा। BC इक्वल टू कितना होगा, F साइन थीटा। तो इसका जो ये वाला घटक, ये वाला जो भुजा का मान है कितना आ गया, F साइन थीटा। अच्छा, हम ये जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये F साइन थीटा है, ये भी कितना होगा, F साइन थीटा। ये भुजा कितना होगा, F साइन थीटा। और यही क्या है, ऊर्ध्वाधर घटक।
एफ साइन थीटा ये क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक, ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर घटक कितना है? एफ साइन थीटा। ऊर्ध्वाधर घटक है एफ साइन थीटा। अब हम पुनः इसी त्रिभुज में कॉस थीटा लेते हैं, पुनः इसी त्रिभुज में कॉस थीटा लेते हैं, पुनः त्रिभुज ओबीसी में, ओबीसी में कॉस थीटा इक्वल टू, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कड़। आधार ये है ओसी और कड़ कितना है? ओबी। तो ओसी बराबर होगा ओबी कॉस थीटा। ओसी बराबर, ओबी का मान कितना है? ओबी का मान है एफ, एफ कॉस थीटा। तो इसका जो 36 घटक आ गया, ये आ गया एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक जो है 36 घटक और एक ऊर्ध्वाधर घटक। इसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं और इसे वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। तो 36 घटक का मान एफ कॉस थीटा आ गया और ऊर्ध्वाधर घटक का मान एफ साइन थीटा आ गया। और दोनों घटक एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब इस वाले फोर्स की कोई वैल्यू नहीं है, यही वाला फोर्स 36 और ऊर्ध्वाधर घटक में टूट गया है। तो यदि किसी वस्तु पर बल एफ लग रहे हैं और थीटा कोण पर बल एफ लग रहे हैं थीटा कोण पे, तो इसके दो घटक होंगे। एक घटक ये 36 घटक और ये कि ऊर्ध्वाधर घटक। 36 घटक का मान होगा एफ कॉस थीटा और ऊर्ध्वाधर घटक का मान होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। अब यदि हमें बल का मान पता हो और ये पता हो कि किस एंगल पे काम कर रहे हैं, तो हम 36 घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक का मान निकाल सकते हैं। ये है 36 घटक और ये है ऊर्ध्वाधर घटक। ये क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक। ये 36 घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है। अच्छा, इसमें हम एक तरीका बताते हैं, इसमें डेरिवेशन नहीं करना है। यदि कोई सदिश राशि थीटा कोण पर कार्य कर रहे हैं तो उसके 36 तथा ऊर्ध्वाधर घटक किस प्रकार से निकालेंगे? सबसे आसान तरीका है निकालने का, यदि ये कोई सदिश राशि है, मान लेते हैं वेक्टर v, जिसका परिमाण कितना है v, और ये कितना कोण पर कार्य कर रहे हैं? थीटा कोण पे। तो इसके दो घटक होंगे, एक घटक ये होगा और एक घटक इसका ये होगा, एक घटक इसका ये होगा, एक घटक इसका ये होगा। ये 36 घटक, ये ऊर्ध्वाधर घटक। तो जिस तरफ कोण होगा उधर कॉस थीटा लिया जाएगा और कोण के विपरीत क्या लिया जाएगा? साइन थीटा। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जिसका हमें घटक लेना है, इसके दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। पहले में ये ध्यान रखना है, जिसका घटक लेना है, जिसका घटक लेना है, ये इसके दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं। एक घटक इसका ये हो गया, एक घटक इसका ये हो गया, ये दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत है। अब जिधर थीटा है उधर कॉस लेते हैं और थीटा के विपरीत साइन लेते हैं, और जिस चीज का घटक लेते हैं उससे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ये भी कॉस थीटा हो गया, ये भी साइन थीटा हो गया। ये घटक निकालने का सबसे आसान तरीका है कि जिस सदिश राशि का हम घटक लेंगे उसके दोनों घटक एक दूसरे के लंबवत होंगे। जिधर थीटा होगा उधर कॉस लेंगे और जिधर थीटा नहीं होगा उधर साइन थीटा लेंगे। बाकी जिस चीज का हम घटक ले रहे हैं उसका क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे। ये याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है। अब इस पे हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इस पे 40 न्यूटन का बल लग रहा है और सरफेस से 45 डिग्री पे। इसका 36 तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? इसका एक घटक ये होगा और एक घटक जस्ट इसके लंबवत होगा।
एक घटक ये होगा, एक घटक जस्ट इसके लंबवत होगा। तो जिधर कोण है उधर कॉस लेते हैं, कॉस 45 डिग्री, और इधर होगा साइन 45 डिग्री। किस चीज का घटक ले रहे हैं? बल एफ का ले रहे हैं, जिसका मान 40 न्यूटन है। तो 40 का दोनों तरफ क्या होगा? गुणा होगा। ये इसका 36 घटक है, ये इसका 36 घटक है। तो 36 घटक का मान कितना है? 40 cos 45, 40 और cos 45 का मान होता है 1/√2, 1/2, तो 40/√2 न्यूटन आ गया 36 घटक। इसी प्रकार यदि हमें ऊर्ध्वाधर घटक निकालना हो तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा? 40 sin 45 डिग्री, 40 sin 45 का मान होगा √2, तो 40/√2 क्या? न्यूटन। ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक और ये इसका 36 घटक। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 36 घटक हमेशा cos थीटा ही रहेगा, ये चेंज भी हो सकता है। इसे हम दूसरे एग्जांपल में देखते हैं। इसमें लग रहा है वेक्टर एफ बराबर 30 न्यूटन बल इस ऑब्जेक्ट पे। तो इसका घटक लेंगे, एक घटक तो ये हो जाएगा और एक घटक जस्ट इसके लंबवत। अब जिधर कोण है उधर कॉस लेंगे, तो इधर cos थीटा होगा, और कोण के विपरीत क्या लेंगे? साइन थीटा। किस चीज का घटक ले रहे हैं? 30 न्यूटन का। यहाँ 30 से क्या होगा? गुणा होगा, यहाँ 30 से गुणा हो जाएगा। तो इसका जो 36 घटक है, x अक्ष को हमेशा 36 घटक लेते हैं और y अक्ष को ऊर्ध्वाधर घटक। तो इसका जो 36 घटक है, और साइन और कॉस से ये निर्धारित नहीं करते हैं कि कौन सा 36 घटक है, कौन सा ऊर्ध्वाधर घटक। तो 36 घटक 30 साइन, ये कोण कितना है? थीटा। यदि थीटा यहाँ पे हम कुछ वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं 30 अंश, तो साइन क्या होगा? 30 अंश। यहाँ भी 30 अंश हो जाएगा और यहाँ भी क्या? यहाँ भी 30 अंश हो जाएगा। 30 साइन 30 अंश मान 1/2, 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 15। तो 36 घटक का मान आ गया 15 न्यूटन। और यहाँ पे ऊर्ध्वाधर घटक जो है, ऊर्ध्वाधर घटक वो होगा 30 cos 30 अंश, 30 गुणे cos 30 अंश का मान √3/2, ये कट जाएगा तो 15√3 न्यूटन। ये इसका 36 घटक हो गया, ये इसका ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। अच्छा, यदि x अक्ष की तरफ 40 न्यूटन बल लग रहा है, इधर F बराबर कितना है? 40 न्यूटन, और ये कोण 90 डिग्री है, तो इसके 36 तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्या होंगे? अच्छा, इसके जो 36 तथा ऊर्ध्वाधर घटक होंगे, इसका तो एक घटक ये खुद है और दूसरा घटक ये हो जाएगा, और दूसरे घटक को इसे हम लेंगे 40 साइन 90 डिग्री, और इसे लेंगे 40 cos 90 डिग्री। अगर x अक्ष में 40 न्यूटन का बल लग रहा है और यदि इसका हम घटक लेंगे तो इसका एक घटक y अक्ष होगा, और कोण दोनों के बीच में कितना है? परपेंडिकुलर है या 90 डिग्री है। तो इसका ये वाला घटक होगा 36 घटक जो होगा, इसका 36 घटक 40 साइन 90, और इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक ये होगा 40 cos 90। अच्छा, cos 90 यहाँ पे इसलिए लेते हैं, cos 90 का मान 0 होगा तो यहाँ पे बल 0, वैसे भी दिख भी रहा है कि y अक्ष में लगने वाला बल क्या है? 0 है, और जबकि x अक्ष में लगने वाला बल कितना है? 40 न्यूटन। इसलिए x अक्ष जिस तरफ बल लग रहा है उसे साइन लेते हैं, और जिस तरफ बल नहीं लग रहा है उसे कॉस लेते हैं। तो x अक्ष की तरफ बल लग रहा है कितना? साइन 90 का मान 1 होता है, तो टोटल कितना बल लग रहा है? 40 न्यूटन, और 40 न्यूटन का दिख भी रहा है। ये चीज ध्यान रखना है, यदि कोई भी सदिश 90 डिग्री पे कार्य कर रहा है
तो उसका सिर्फ एक ही घटक का मान होता है, दूसरे घटक का मान शून्य होता है। इसी प्रकार यदि वाई अक्ष पे कोई बल लग रहा है, ये वाई अक्ष है, इसमें मान लीजिए बल लग रहा है 60 न्यूटन, इसमें 60 न्यूटन का बल लग रहा है और ये कोण कितना है 90 डिग्री। इसका एक घटक ये होगा और दूसरा घटक ये होगा, परंतु इस घटक को एफ कॉस 90 डिग्री लेंगे और एफ का मान कितना है 60 न्यूटन। इसका आपकी 36 घटक होगा 60 कॉस 90 अंश, क्योंकि 36 घटक में किसी प्रकार का कोई बल नहीं लग रहा है। और ऊर्ध्वाधर घटक में कितना लग रहा है 60 न्यूटन, और ऊर्ध्वाधर घटक को लेंगे 60 साइन 90 डिग्री, ये होगा कितना 60 न्यूटन। ये कितना मान होगा 60 न्यूटन। ये ध्यान रहे, यदि एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष में कोई सदिश कार्य कर रहा है तो उसका सिर्फ एक ही घटक यूज में आता है या एक ही घटक काम में आता है, दूसरा घटक शून्य हो जाता है। अच्छा, हम एक टॉपिक पढ़े थे यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। क्या पढ़े थे? एकांक सदिश, जिसे क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका परिमाण एक होता है और दिशा कुछ भी हो सकता है। और यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है एक्स अक्ष के लिए। जो यूनिट वेक्टर डिफाइन किया गया है एक्स अक्ष के लिए आई कैप और वाई अक्ष के लिए जे कैप और जेड अक्ष के लिए के कैप। एक्स अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर जेड कैप और जेड अक्ष के लिए यूनिट वेक्टर के कैप। इसी प्रकार एक्स अक्ष के विपरीत दिशा में माइनस आई कैप, वाई अक्ष के विपरीत दिशा में माइनस जे कैप और जेड अक्ष के विपरीत दिशा में माइनस के कैप एकांक सदिश परिभाषित है। और यूनिट वेक्टर निकालने का एक तरीका ये भी है, यदि कोई सदिश ये है वेक्टर ए, इसका परिमाण वेक्टर ये है और ये क्या है यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश, तो यहां से एकांक सदिश का मान होगा वेक्टर ए बटे मॉड ऑफ वेक्टर ए। ये क्या होगा यूनिट वेक्टर का मान या एकांक सदिश का मान। तो यूनिट वेक्टर को हम इस प्रकार निकाल सकते हैं, दिए गए सदिश को सदिश के परिमाण से भाग देते हैं। अब जैसे एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए बराबर 5 मीटर या 4 मीटर एक्स अक्ष की तरफ, 4 मीटर क्या है एक्स अक्ष की तरफ तथा 3 मीटर वाई अक्ष की तरफ। 4 मीटर एक्स अक्ष की तरफ और प्लस 3 मीटर वाई अक्ष की तरफ। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बराबर एक्स अक्ष की तरफ के लिए 4 आई कैप और वाई अक्ष के लिए 3 जे कैप। ये क्या है कंप्लीट सदिश है। ये क्या है कंप्लीट सदिश है। यदि हमें इस सदिश का परिमाण निकालना हो तो हम इसे इस प्रकार निकाल सकते हैं, तो वेक्टर ए बराबर कितना है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। यदि हम इसका परिमाण निकालें, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष की तरफ 4 है, ये मूल बिंदु है, यहां से यहां तक कितना है 4। और वाई अक्ष की तरफ कितना है, वाई अक्ष की तरफ 3 है। ये कितना है मान लेते हैं, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। तो ये क्या है, ये
व्यक्ति या वस्तु की स्थिति है। और व्यक्ति या वस्तु की स्थिति यदि मूल बिंदु से बताई जाए, तो मूल बिंदु से बताई जाए तो इस सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। यदि हमें बिंदु P तक पहुंचना है तो 4 मीटर एक्स अक्ष की तरफ और 3 मीटर वाई अक्ष की तरफ, तो हम कहां पहुंच जाएंगे? बिंदु P पर। या तो सीधा यदि मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति बताई जाए तो मूल बिंदु से किसी वस्तु या व्यक्ति की स्थिति बताने वाले सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। ये क्या है? किसी व्यक्ति या वस्तु की क्या है? स्थिति सदिश। 4i कैप प्लस 3j कैप, मतलब एक्स अक्ष में 4 चला है और वाई अक्ष में कितना चला है? 3। तो वस्तु की स्थिति क्या है? बिंदु P पर। तो वस्तु की स्थिति क्या है? बिंदु P पर। तो स्थिति सदिश क्या है? मूल बिंदु से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताने वाले सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। इसे हम लिख लेते हैं, मूल बिंदु से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताने वाले सदिश को स्थिति बताने वाले सदिश को मूल बिंदु से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति बताने वाले सदिश को क्या कहते हैं? बताने वाले सदिश को स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश कहते हैं। अच्छा, स्थिति सदिश को इंग्लिश में पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति बताने वाले सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। अब हम ये देखते हैं कि स्थिति सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं और दिशा कैसे निकालते हैं। तो स्थिति सदिश क्या दिया है? वेक्टर A बराबर 4i कैप और प्लस 3j कैप। यदि हम इसे चित्र में निरूपित करें, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ये एक बिंदु P है, ये मूल बिंदु है। यहां से इसकी दूरी कितना दिया है? 4 मीटर। और यहां से कितना दिया है? 3 मीटर। ये वस्तु की स्थिति है और मूल बिंदु से वस्तु की स्थिति बताने वाले सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। ये है वेक्टर A। तो अब यदि हमें इसका परिमाण निकालना है, तो परिमाण मतलब इसकी लंबाई, यहां से लेके यहां तक इसकी लंबाई। ये O है, ये A है और ये B है। इसकी लंबाई हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। अगर ये 4 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये कितना होगा? 5 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण और कोण के सामने भुजा, ये कोण है थीटा। कोण के सामने भुजा क्या कहलाएगा? लंब। तो वेक्टर A बराबर मॉड ऑफ वेक्टर A बराबर परिमाण इसका कितना होगा? 5 मीटर। और दिशा कैसे निकालेंगे? दिशा निकालने का हम सूत्र बताए थे, ए कैप इक्वल टू होगा वेक्टर A बटे मॉड ऑफ वेक्टर A। वेक्टर A बटे मॉड ऑफ वेक्टर A। वेक्टर A का मान दिया है 4i कैप प्लस 3j कैप बटे कितना है? 5। तो वेक्टर A बराबर 4/5 i कैप प्लस 3/5 j कैप। यही क्या है? इस स्थिति सदिश का ये परिमाण है, ये परिमाण है। और स्थिति सदिश का ये क्या है? दिशा है। सॉरी, स्थिति सदिश का क्या है? ये दिशा है। ये इसका परिमाण है और ये इसका दिशा है। ये परिमाण है और ये क्या है? दिशा है। तो इस प्रकार से स्थिति सदिश का परिमाण और दिशा हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन और है जिसे दिया है a बराबर 6,8। ये बिंदु की स्थिति है 6,8 इसकी स्थिति है। तो स्थिति सदिश हम मान लेते हैं स्थिति सदिश क्या है P, जो इस स्थिति की दिशा बता, इस स्थिति का जो बिंदु A की स्थिति का मूल बिंदु से दिशा बता रहा है। मूल बिंदु से स्थिति बताने वाले, मान लीजिए ये एक बिंदु है, बिंदु ये, इस बिंदु की मूल बिंदु से स्थिति बताने वाले सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। और वो स्थिति सदिश क्या है? वेक्टर P। A की जो स्थिति है 6,8 है, तो स्थिति सदिश P का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। इसका क्या निकालना है? परिमाण तथा दिशा। तो इस स्थिति सदिश का परिमाण निकालना है और दिशा निकालना है। अब यदि हम इसे निरूपित करें, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये क्या है? y अक्ष है और ये मूल बिंदु है। यहां से इसकी जो दूरी है, यहां से इसकी जो दूरी है वो 6 मीटर। ये है 6 मीटर और y अक्ष पे जो दूरी है वो है 8 मीटर। यहां से जो दूरी है कितना है? 8 मीटर। ये है 8 मीटर और ये मूल बिंदु है। मूल बिंदु से ये बिंदु A है, तो मूल बिंदु से बिंदु A की स्थिति बताने वाले सदिश को क्या कहते हैं? स्थिति सदिश। यही है वेक्टर P। अब हमें वेक्टर P का परिमाण निकालना है और दिशा। तो परिमाण क्या होगा? इसकी लंबाई होगी। पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है, तो इसका जो परिमाण होगा वो 10 मीटर होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसका जो परिमाण होगा वो कितना होगा? 10 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये कोण है, कोण के सामने भुजा लंब और 90 डिग्री के सामने भुजा कर्ण, और ये क्या है? आधार। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो 8 का वर्ग होगा 64 और 6 का वर्ग होगा 36 और 64 और 36 जोड़ेंगे 100 और 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा? 10। तो मॉड ऑफ वेक्टर P का मान 10 मीटर। और यदि दिशा इसका निकालें, अच्छा यदि हम इसको सदिश के रूप में परिभाषित करें, स्थिति सदिश के रूप में, इसकी जो स्थिति सदिश होगी, x अक्ष में 6 मीटर है तो 6i कैप, y अक्ष में 8 मीटर है तो 8j कैप। ये क्या है? स्थिति सदिश। अब इसका दिशा कैसे निकालेंगे? p कैप इक्वल टू वेक्टर P बटे मॉड ऑफ वेक्टर P। तो वेक्टर P का मान कितना है? 6i कैप प्लस 8j कैप बटे ये कितना है? 10। यही क्या है? स्थिति सदिश। तो स्थिति सदिश का ये स्थिति सदिश भी हमने निकाल लिए, स्थिति सदिश का परिमाण भी निकाल लिए और स्थिति सदिश का दिशा निकाल लिए। अच्छा, इस वीडियो में इतना ही। इसके नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।